हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया और उसको जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में। तो इस चैप्टर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हम इंडिया के, पाकिस्तान के और चाइना के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, कब उन्होंने पॉलिसी अपनाई, कब उनको आज़ादी मिली, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, लैंड वाइज उनकी क्या वर्ल्ड में रैंकिंग है, पॉपुलेशन वाइज, इन सब के जो बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और कब कौन सी इकॉनमी ने बेसिकली रिफॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग तीनों के इकॉनमी के कंपैरिजन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं जो तीनों ही नेशंस है इन तीनों ने जो बेसिकली जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न था एक साथ ही स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट उनको एक ही टाइम पीरियड पे आज़ादी मिली थी। हम सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिली और अगले ही दिन इंडिया 1947 15 अगस्त को आज़ादी मिली। और उसके 2 साल के बाद ही यानी कि चाइना जो है बेसिकली 1949 को आज़ाद हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको चाइना के नाम से ही बेसिकली जानते हैं। तीनों ही देशों ने अपने जो डेवलपमेंट के जो स्ट्रेटजी है उन्होंने एक ही साथ स्टार्ट किया और एक ही तरीके से स्टार्ट किया। तीनों ही देशों ने 5 ईयर प्लान का मॉडल अपनाया। हम सब जानते हैं कि जो यूएसएसआर मॉडल बेस्ड था कि इन एडवांस सरकार को इन अगले 5 सालों में क्या क्या काम करना है, कितना कितना रिसोर्सेज किन किन सेक्टर को एलोकेट करना है, उसके लिए सरकार 5 साल के लिए पहले से क्या करते, प्लानिंग करते। इसको 5 ईयर प्लान कहा गया, क्योंकि ये तीनों ही देश की जो इकोनॉमी थी काफ़ी ख़राब थी, तेज़ी से रैपिडली डेवलप करना था। और इसीलिए जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और तेज़ी से हमें ग्रो करना था, सभी सेक्टर को डेवलप करना था, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, सभी जो कॉमन प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटेजी भी कॉमन ही अपनाया, 5 ईयर प्लान का मॉडल अपनाया। इंडिया ने सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान है 1951 में, पाकिस्तान ने 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया और चाइना ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में। तो ऑलमोस्ट एक साथ उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ टाइम पीरियड के गैप के। उसके बाद हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो एक जैसी थी कि स्टार्टिंग के दिनों में इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी जो पब्लिक सेक्टर है उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया, उसी पे फोकस किया। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो इंडिया और पाकिस्तान ने पब्लिक सेक्टर में रखा। आपने इंडिया इकोनॉमी के बारे में पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री थी जो पब्लिक सेक्टर में थी, तो पाकिस्तान ने भी इसी मॉडल को अपनाया। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, सोशल डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि ये सभी जो देश थे बेसिकली बोलते हैं ना सोशल वेलफेयर कंट्री है, जहाँ पे जनता के लिए आपको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि 1980 तक, मज़े की बात यह है कि 1980 तक ऑलमोस्ट तीनों ही इकॉनमी की जो डेवलपमेंट रेट था, ग्रोथ थी, पर कैपिटल इनकम की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, तो सभी कुछ एक जैसा सिमिलर ही था। लेकिन 1980 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज जो है इंडिया और पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। चाहे उसकी ग्रोथ रेट की बात करें, जीडीपी की बात करें, पर कैपिटल इनकम, सभी चीज़ों में बहुत आगे निकल गया। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो अभी हम 1980 में हम पढ़ेंगे उसने, चाइना ने क्या ऐसा रिफॉर्म किया। तो पहले हम एक एक करके इंडिया के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ लिया कि इंडिया को आज़ादी मिली, उसके एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, इन सब में इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम है, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम ब्रीफली 2 मिनट समझ लेते हैं कि हम सबको पता है कि जो इंडिया है आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और आज़ादी के बाद जो इकॉनमी मिली वो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्टेटस मिली। अंग्रेज़ों ने उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेज को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का उन्होंने तहस नहस कर दिया था। अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया आपको पता ही है कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे इंडिया आता है पॉपुलेशन वाइज, और लैंड वाइज बात करें तो 7th नंबर पे आता है एरिया वाइज। इंडिया ने, आपको पता है, आज़ादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई। ना तो उसने पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया, कैपिटलिस्ट मॉडल हम सभी समझते हैं जहाँ पे सभी रिसोर्सेज पे किसका अधिकार होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का, और ना ही पूरी तरह से सोशलिज्म मॉडल को अपनाया जहाँ पे सभी चीज़ों पे अधिकार बेसिकली सरकार या स्टेट का होता है। इंडिया ने दोनों को अडॉप्ट करके मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया ताकि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री का रोल प्ले करे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करके हाथ में हाथ मिलाकर अपने देश की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए।
नेक्स्ट आपको पता है भारत जो है डेमोक्रेटिक है पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं, क्योंकि जब से भारत को आज़ादी मिली तब से यहाँ पे सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चल रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। इतने सारे हमारे देश में मल्टीपल कल्चर के लोग रहते हैं, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, जाति उनके अलग अलग है, बट फिर भी हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिफिकेशन में भी हमारी क्या है, एकता है, यूनिटी है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। हिंदी हमारी पता ही है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है हमारी। और हमारी इकॉनमी में हमने एक जैसा मॉडल काफ़ी टाइम तक फॉलो करते गए और 1991 तक आते आते आप लोगों ने देखा कि भारत की जो इकॉनमी थी पूरी तरह से रुक गई थी, स्टेंजेंट इकॉनमी बन गई थी, ठहर चुकी थी। और इसके बाद जो उतने भी हमारे वर्ल्ड बैंक थे, IMF थे, उन्होंने हमें कहा था कि अपनी इकॉनमी को हमें चेंज करना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व नहीं थे कि हम आगे के 15 दिन का भी ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कर सके। इन सब सिचुएशन को देखते हुए हमने कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इस्तेमाल अडॉप्ट किया अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, और कुछ हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर के कारण भी। और उसके बाद हमारी इकॉनमी में एक नई रफ्तार आई, ग्रोथ आया। तो वहाँ के बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, फिलहाल हमने ये बैकवर्ड इंडिया के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं चाइना की। हम सभी जानते हैं कि जो चाइना है, मतलब अगर हम बात करें लैंड वाइज तो 3rd नंबर पे आता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे पता है आपको रशिया, कनाडा, और 3rd नंबर पे कौन आता है, चाइना। और पॉपुलेशन की बात करें तो बच्चे बच्चे को पता है कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 है। बट उसकी पॉजिटिव, ये अच्छी चीज़ हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है चाइना का वो बहुत ही कम हो गया। चाइना ने, आपको पता है कि बहुत टाइम पहले ही अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई, और जिसका परिणाम की जो ग्रोथ करंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें ज्योग्राफिकली तो चाइना सिचुएटेड कहाँ पे है, ईस्टर्न एशिया में है, और बाकी बेसिकली जो बाउंडेड है वो ईस्ट से पैसिफिक में। अब आपको पता होगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन की तेजी से चाइना को डेवलप करने के लिए 1958 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो माओ के द्वारा लिया गया था चाइनीज इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। आपने देखा कि इनिशियल स्टेज में जो भारत है उसमें भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर, GDP कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर का ही रोल था। मोस्ट ऑफ द जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो चाइना ने एक अटेम्प्ट किया था किस तरह से अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न किया जाए और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी एग्रियन इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से किस तरह से रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की जो कोशिश की थी, इसी को ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कहा गया। उसके बाद चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने, आपको पता होगा कि जैसे कि रशिया ने शॉक थेरेपी अपनाई थी, यानी कि पूरी तरह से सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना लिया था। और हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी होगा अपने शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, किस तरह से रशिया के अंदर पूरी तरह से डिफ्लेशन आ गया था, माफिया वर्ग इमर्ज हो गए थे, जो गरीब लोग थे उनकी हालत कितनी बुरी हो गई थी। बट चाइना ने बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली अपनी इकॉनमी में रिफॉर्म्स किए, जिसके कारण जो रशिया जैसे प्रॉब्लम चाइना को फेस नहीं करना पड़ा। वहाँ पर भी स्टार्टिंग में पूरी तरह से सोशलिज्म को अपनाया गया चाइना में, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, फिर इंडस्ट्री को किया। इस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट था कि आपको याद रखना है ग्रेट पोलराइजेशन कल्चर रिवोल्यूशन क्या था। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट थे, प्रोफेशनल थे, ट्रेंड लोग थे, उनको बेसिकली काम करने के लिए कंट्री साइड गाँव के अंदर देहात एरिया में, रूरल एरियाज में भेजा गया। और इनकी हेल्प करने की रशिया की जो स्पेशलाइज टीम थी वो इनकी मदद कर रहे थे, ताकि गांव के अंदर जाके लोगों को सिखाया जा सके, समझाया जा सके वहाँ पे कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, कैसे एक्सपीरियंस, मतलब कैसे उनको स्किल को यूज़ करना है। हालांकि जब रशिया और चाइना के रिलेशन ख़राब हो गए थे तो रशिया ने अपने जो एक्सपर्टीज टीम थी उनको वापस बुला लिया था। तो इन्होंने बेसिकली रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए ऐसा उन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए थे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आखिर 1980 तक ऑलमोस्ट तीनों इकॉनमी का जो डेवलपमेंट रेट था वो सेम था, तीनों इकॉनमी की पर कैपिटल इनकम सेम थी। लेकिन 1980 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना इतनी रैपिडली, इतनी तेज़ी से डेवलप करने लगा। और आज हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है प्रोडक्शन के मामले, मैन्युफैक्चर के मामले में, GDP के मामले में ग्रोथ रेट इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बहुत डेवलप है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो आखिर उन्होंने रिफॉर्म सिस्टम कब इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना 1978 में ये एक टर्निंग पॉइंट था चाइना की इकॉनमी के लिए, कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक
मतलब पैटर्न्स बदले। एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने क्या करा कि जो भी लैंड थे लोगों को, उन्होंने छोटे छोटे लैंड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको कहा गया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्स सरकार को देना है, बाकी इनकम वो अपने पास रख सकते हैं। बड़े लेवल पे फार्मिंग की गई, इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया, ठीक है। अपनी फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उन्होंने बदली, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया। तो एक साथ इन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स किए, बट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ सारे ही नहीं कर दिए, धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी इकॉनमी में रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किया। और जैसे ही रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, चाइना की जो इकॉनमी है बहुत तेज़ी से भागने लगी। उसके बाद आपको डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म पॉलिसी भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर क्या था कि जो एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, इनपुट्स थे, उनके जो प्राइजेस थे बेसिकली सरकार डिसाइड करती थी इनके कितने प्राइजेस पे खरीदना या बेचना है। तो ये सरकार के द्वारा डिसाइड किया था। बाकी दूसरे जो ट्रांजेक्शन्स थे उसमें जो प्राइजेस डिसाइड होते थे वो फ्री मार्केट डिसाइड करता था। फ्री मार्केट मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उनके प्राइजेस डिटरमिनाइज किया जाएंगे। तो ये जो डुअल पॉलिसी थी कि इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा फिक्स प्राइस पे खरीदा और बेचा जाएगा, और बाकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो मार्केट फ्रीली फोर्स डिसाइड करेगा उसके कितनी प्राइजेस पे को खरीदना या बेचना है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ। और एक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने SCZ क्रिएट किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो ये फॉरेन इन्वेस्टर को इनवाइट करने के, चाइना को पता था कि उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपने देश के सभी लोगों को रोजगार दे सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके, डेवलपमेंट कर सके। तो इसीलिए उसने, चाइना ने बड़ी मात्रा में, जो भारत ने बहुत टाइम बाद किया, उन्होंने 1978 के बाद ही करना स्टार्ट कर दिया SCZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे वो एक साथ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी डेवलप किए जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी इस एरिया में जो इंडस्ट्री डेवलप होती है उनको टैक्स रिबेट दी जाती है, यानी कि 5 साल तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये पॉलिसी भी उन्होंने बहुत ही सही अपनाई और काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके बाद जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर है सबके लिए मेन, जो कहते हैं ना कि मेन मतलब फेवरेट जो जगह बन गई, वो चाइना में इन्वेस्टमेंट आने लगी बहुत तेज़ी से। चाइना बढ़ा, चाइना को देख के ही बाकी दूसरे देशों ने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसके बाद आपको पता है कि चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर वहीं पे पैसे लगाना चाहते हैं जहाँ पे वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सेक्टर, सभी सेक्टर में, पावर, ये सभी सेक्टर में उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है। उसके बाद आपको पता है जैसे जैसे इकॉनमी मॉडर्न होती है तो जो फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं वो भी डेवलप होते हैं, कैशलेस इकॉनमी होती है। तो चाइना ने बहुत टाइम पहले ही इसको इस्तेमाल कर लिया था, जो कि हमने अब कुछ टाइम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तब हमने स्टार्ट किया। चाइना में अगर अभी रिसेंटली एक नोन मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब वो बहुत छोटे थे, यानी कि अभी उनकी 30 ईयर्स अराउंड होगी, और बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तब उन्होंने सुना था कि लाइट जाती है, यानी कि वहाँ पे अब लाइट जाती भी नहीं है। हम लोगों का सपना है कि एक बुलेट ट्रेन चलेगा, आपको पता है चाइना ने कब का बुलेट ट्रेन चला दिया है। वहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें काफ़ी रिफॉर्म किए गए कि वहाँ पे बच्चों को ऐसे नहीं किताब में पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें सिखाया जाता है उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। और इसीलिए चाइना में बहुत सारे लोग जो मैन्युफैक्चर नहीं भी करते हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर एक बार वो कुछ चीज़ देख लेंगे तो अपनी मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी वो समझते हैं। बचपन से उनको ट्रेंड किया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है, सिर्फ किताब की रटी रटाई पढ़ाई नहीं कराई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना बहुत आगे निकल चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना बहुत आगे निकल चुका है हम लोगों से। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स बेसिकली स्टार्ट हुए 1980 के बाद ही कह सकते हैं। तो इसी के चाइना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। अब ये खैर हम अगली बार में बात कर लेंगे। चाइना में डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन कुछ आपको पता है कुछ सेक्शन के लोग, हमेशा होता है ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है सभी सोसाइटी के सभी लोगों को इक्वली बेनिफिट मिले। अब कुछ सेक्टर के लोग जो हैं गरीब हैं, वो इनइक्वालिटी भरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली चाइना के अंदर जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर है उनका जो एनवायरनमेंट है बहुत गंदा है। कहते हैं यूरोप में जो 18th सेंचुरी के अंदर इतना बुरा वर्किंग एनवायरनमेंट था, वर्किंग कंडीशन था, अभी भी चाइना के अंदर वो देखने को मिला है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, सभी को इक्वल बेनिफिट नहीं मिला, ये सभी इकोनॉमी में कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो चलिए कंपैरिजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान के बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 6 नंबर पे आता है। कहाँ पे लोकेटेड है तो साउथ एशिया के अंदर। उर्दू और इंग्लिश उसकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत की तरह उसने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को पॉलिसी अपनाए, ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मॉडल, ना उसने सोशलिस्ट। भारत से इंस्पायर होकर उसने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया।
उसके बाद आपको पता है कि 1950 1960 के तहत उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे, पॉलिसी बदली ताकि अपनी इकॉनमी को चेंज किया जाए, अपनी इकॉनमी में रिफॉर्म किया जाए, बट उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट पाकिस्तान में देखने को नहीं मिले। पाकिस्तान में अभी भी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन कहते हैं, अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। वहाँ पे अभी भी आपको पता है गरीबी बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, वुमेन का जो स्टेटस है वो कितना बुरा है, ये आप लोग हम देखते ही आ रहे हैं। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन चाइना पाकिस्तान ने भी भारत से इंस्पायर होकर अपनाया, जिसके बाद फूड ग्रेन के मामले में वो इंडिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत की तरह उन्हें पब्लिक सेक्टर पे अर्ली 1970 के तहत उन्होंने काफ़ी हद तक जो अपने इंडस्ट्री थे पब्लिक सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे, सब ओनरशिप सरकार का ही था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो अपने काम को सफिशेंटली नहीं कर पा रही, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके इन सभी सेक्टर्स में, तब धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की और जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके साथ उन्होंने हाथ मिला के प्राइवेट सेक्टर के साथ उन्होंने इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1970 के अराउंड हम बात करें तो वेस्टर्न देशों से काफ़ी उनको मदद मिली और तो उसके बाद उसकी इकॉनमी थोड़ी बहुत जो है एक्सक्लरेट हुई, बढ़ने स्टार्ट हो गई। और जिस तरह से चाइना ने 1978 में अपनी इकॉनमी पॉलिसी में काफ़ी रिफॉर्म्स के, सुधार किए, जिसके बाद हमको पता है कि चाइना इतनी तेज़ी से आगे निकल गई कि आज वो अमेरिका तो को टक्कर देने में सक्षम है कहते हैं। आपको पता है, आप पॉलिटिकल साइंस में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग रेट है, बढ़ने की जो रेट है, वो चाइना की इकॉनमी की है। उसी तरह से देखते हुए पाकिस्तान ने भी 1988 में अपने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए ताकि अपनी जो इकॉनमी को डेवलप कर सके, रिफॉर्म कर सके, जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके। बट वहाँ पे आपको पता है कि जो मुस्लिम जो बेसिकली धर्मगुरु हैं, वहाँ पे जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है और यहाँ पे इसीलिए डेमोक्रेसी कभी भी सक्सेस नहीं रही है। जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आते हैं तो बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और वहाँ पे मिलिट्री रूल करने लगती है। जो भी रिलीजियस गुरु होते हैं, जैसे कि वो उन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है सोसाइटी के ऊपर, अमीर लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व है, जिसके कारण आपको पता है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और एक बहुत बुरी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर बात करें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग रेट है, जिसको पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज में जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान में और ज़्यादा गंभीर होने की पॉसिबिलिटी है। तो आई होप आपको तीनों कंट्री के जो बैकग्राउंड है आपको समझ में आ गया होगा। ये बैकग्राउंड मैंने इसीलिए समझाया आपको ताकि जब हम कंपैरिजन करें तो आपको पता होगा, समझने में आसानी होगी कि किस चीज़ में अलग अलग कंपैरिजन करेंगे। कुछ आपको हैरानी भी होगी कि कुछ चीज़ों में पाकिस्तान हमसे भी ऊपर है, हमसे भी बेहतर है, तो वो सरप्राइजिंग चीज़ें भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।